हेलो दोस्तों, मैं विक्रांत आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद विक्रांत में स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम देखते हैं प्राचीन इतिहास के पार्ट 2। और इसमें हमने जो 1 से लेकर के 300 क्वेश्चन तक पूरा करा दिया था। वहां पर समय ज़्यादा हो जा रहा था, इसलिए हमने वहां पर करीब 1 घंटे की वीडियो, 60 मिनट की वीडियो लगभग हो चुकी थी, इसलिए हमने वहां पर उसे ब्रेक कर दिया था। और इसके आगे आज हम शुरू करते हैं 301 से। तो प्राचीन इतिहास के जो विभिन्न इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, 300 से 205 तक जो 200 प्रश्न होंगे, उसमें हम आज इसे देखेंगे। तो एनटीपीसी तथा एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए यहाँ पर हम विशेष तैयारी करा रहे हैं, प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। तो इसे आप देखिएगा अपनी तैयारी कैसे है आपकी तैयारी। हम प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास तीनों वीडियो को बना चुके हैं। तो मध्यकालीन का भी हमने दे दिया है, प्राचीन का हमने दे दिया है, और आधुनिक का हम जल्द ही आपको देने वाले हैं, 1 से 2 दिन में उस पर काम चल रहा है। तो इस पर आपको ध्यान से देखना है 500 प्रश्नों को। यहाँ पर हम आपको 1500 प्रश्नों का इतिहास का करंट अफेयर्स हमने करा दिया था, और इसके हम 1500 यहाँ पर आपको देंगे वीडियो प्राचीन इतिहास से। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है 301वां। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था फाहियान। ये एनडीए में पूछा भी गया है। नेक्स्ट देखते हैं 302 नंबर। गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में ऐसा कौन व्यक्ति था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? तो आर्यभट्ट थे, जो खगोल विज्ञानी भी थे और गणितज्ञ भी थे गुप्त शासनकाल के दौरान। आर्यभट्ट। नेक्स्ट देखते हैं 303वां क्वेश्चन। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित किस एक पतन से संचालित होता था? तो गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित किस एक पतन से संचालित होता था? ताम्रलिप्ति से। वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय निम्न में से किस को जाता है? किस युग को है? तो किस युग को है? गुप्त युग को। नेक्स्ट है, वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? तो स्थापित करने वाले हैं आर्यभट्ट। नेक्स्ट देखते हैं, सर्व राजोच्छेद सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला की उपाधि किसने धारण की थी? तो ये उपाधि धारण की थी समुद्रगुप्त ने। कांस्टेबल में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 307वां। दिल्ली के मेहरौली के कुव्वत इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? तो किसकी स्मृति में है? चंद्र की स्मृति में। नेक्स्ट देखते हैं, गुप्त काल में गंगा और यमुना नदियों की प्रसिद्ध मृण मूर्तियाँ कहाँ पाई गई हैं? तो अहिच्छत्र में पाई गई हैं यह मूर्तियाँ। फाहियान कहाँ का निवासी था? आरआरबी में पूछा गया है। फाहियान निवासी था चीन का। तो आरआरबी का ये क्वेश्चन भी है 309वां नंबर। नेक्स्ट देखते हैं, किस वंश के शासकों ने मंदिर और ब्राह्मण को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? तो सबसे अधिक अनुदान दिया था गुप्त वंश के मंदिर और ब्राह्मण को अनुदान में। कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती हैं? अभिज्ञान शकुंतलम की होती है। तो भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है कालिदास को। मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ था? तो मंदिर का निर्माण कला का जो सर्वप्रथम जन्म हुआ था वह हुआ था कुषाण काल में। बीएड में पूछा गया है, बीएड एंट्रेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 313वां नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? तो स्त्री और पुरुषों की जो स्थिति समान थी वह थी गुप्त काल में। यह पूछा गया है यूपी पीसीएस में। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में कौन सा नगर गुप्त शासन काल में रेशमी वस्त्र का सर्वोच्च उत्पादक था? तो गुप्त काल में जो रेशम का उत्पादन था वह सर्वोच्च था वाराणसी का। एनडीए और एनडीए में पूछा गया है। नेक्स्ट है, इतिहासकार बीए स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है? समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट है, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस उल्लेख में उपलब्ध है? तो प्रयाग के लेख में उल्लेखित है, अभिलेख में, प्रयाग के अभिलेख में। नेक्स्ट देखते हैं 317वां नंबर क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिशेन किस शासक का दरबारी कवि था? तो समुद्रगुप्त का था। एमपीपीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। कवि कालिदास किसके राजकवि थे? तो कवि कालिदास जो थे वह राजकवि थे, वह विक्रमादित्य के राजकवि थे। नेक्स्ट है, कुमार संभवम महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? तो महाकवि कालिदास ने लिखा है कुमार संभवम। रघुवंशम महाकवि कालिदास ने लिखा है। समुद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? तो उज्जैन था। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या और कला साहित्य का केंद्र। यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है 321वां, श्रीगुप्त का शासन कब से कब तक रहा? तो श्रीगुप्त का जो शासन काल रहा है 240 से लेकर के 280 ईस्वी तक। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? तो घटोत्कच था श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी। घटोत्कच किसका पुत्र था? तो श्रीगुप्त का पुत्र था घटोत्कच। घटोत्कच का शासनकाल कब से कब रहा? तो 280 से लेकर के 320 ईस्वी तक। घटोत्कच का उत्तराधिकारी कौन था? तो चंद्रगुप्त प्रथम था घटोत्कच का उत्तराधिकारी। चंद्रगुप्त प्रथम ने किससे शादी की थी? तो कुमार देवी से चंद्रगुप्त ने प्रथम ने शादी की थी। चंद्रगुप्त प्रथम ने किससे शादी की थी? कुमार देवी से। कुमार देवी कहाँ की राजकुमारी थी? तो कुमार देवी राजकुमारी थी लिच्छवी की। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त प्रथम किसकी उपाधि धारण की? चंद्रगुप्त प्रथम किसकी उपाधि धारण किया था? यहाँ पर था होगा महाराजा धीराज की। नेक्स्ट 329वां है, गुप्त सामंत की शुरुआत किसने की थी? गुप्त सामंत की शुरुआत की थी चंद्रगुप्त प्रथम ने। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन बना? तो चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी बना समुद्रगुप्त। नेक्स्ट है, समुद्रगुप्त किसका पुत्र था? तो समुद्रगुप्त पुत्र था चंद्रगुप्त प्रथम का। समुद्रगुप्त राजगद्दी पर कब बैठा? तो समुद्रगुप्त राजगद्दी पर बैठा 335 ईस्वी में। समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के कितने शासकों को पराजित किया था? तो समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के 9 शासकों को पराजित किया था। नेक्स्ट है, दक्षिणावर्त के कितने शासकों को समुद्रगुप्त ने पराजित किया था? तो दक्षिणावर्त के पराजित किया था 12 शासकों को और आर्यावर्त के 9 शासकों को पराजित किया था समुद्रगुप्त ने। 335वां है, भारतीय इतिहासकारों ने समुद्रगुप्त को किस नाम से संबोधित किया है? तो भारतीय इतिहासकारों ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन के नाम से संबोधित किया है। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि का क्या नाम था? तो हरिशेन था समुद्रगुप्त का दरबारी कवि। हरिशेन ने किसकी रचना की थी? तो हरिशेन ने रचना की थी इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की। नेक्स्ट है, अश्वमेध कर्ता की उपाधि धारण करने वाला राजा का क्या नाम है? तो समुद्रगुप्त है अश्वमेध कर्ता की उपाधि धारण करने वाला राजा। नेक्स्ट है, समुद्रगुप्त ने अश्वमेध कर्ता की उपाधि कब धारण की थी? तो 360 ईस्वी में धारण की थी अश्वमेध की उपाधि समुद्रगुप्त ने। महाराजा धीराज और विक्रमांक की उपाधि धारण करने वाले शासक कौन हैं? समुद्रगुप्त। नेक्स्ट है, समुद्रगुप्त से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत जरूरी क्वेश्चन है, इसे आप जरूर ध्यान दीजिएगा।
कविराज के नाम से किस शासक को कहा जाता है? तो कविराज के नाम से किस शासक को जाना जाता है? किस शासक को जाना जाता है? समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट है, समुद्रगुप्त किस धर्म का उपासक था? तो समुद्रगुप्त किस धर्म का उपासक था? हिंदू धर्म का। समुद्रगुप्त किस भगवान का उपासक था? विष्णु का। तो विष्णु का उपासक था और हिंदू धर्म का उपासक था। नेक्स्ट है 344वां क्वेश्चन, समुद्रगुप्त की मृत्यु के पश्चात मगध के सिंहासन पर कौन बैठा? तो समुद्रगुप्त की मृत्यु के पश्चात मगध के सिंहासन पर बैठा रामगुप्त। आप जानते हैं कि जो 16 महाजनपद थे, 16 महाजनपद में मगध जो था सबसे प्रभावशाली शक्तिशाली साम्राज्य था। तो और भी जो महाजनपद थे, अगर हम उसको बारे में आपको बताएं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो महाजनपद है उसका उल्लेख कहाँ मिलता है। पूछा जाता है कई बार परीक्षाओं में, तो इसको भी हम आपको बता देते हैं कि जो महाजनपद के बारे में जानकारी मिलती है, महाजनपद के बारे में जानकारी मिलती है कहाँ मिलती है? बौद्ध ग्रंथ अंगत्तुर निकाय। बौद्ध ग्रंथ अंगत्तुर निकाय में मिलता है महाजनपदों की जानकारी, अंगत्तुर निकाय। फिर देखते हैं जैन ग्रंथ में, जैन ग्रंथ जो है उसमें भगवती सूत्र है, वहाँ से भी जानकारी मिलती है, भगवती सूत्र। और इसमें भगवती सूत्र, जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ अंगत्तुर निकाय में मिलता है 16 महाजनपदों की जानकारी। हम आपको जो इम्पोर्टेंट महाजनपद हैं उसकी राजधानी आपको हम बता देते हैं। तो आधुनिक नाम भी उसे नहीं जानना चाहिए, लेकिन आप आधुनिक नाम जान जाएंगे, उसे रिलेटेड कर देंगे, कोरिलेशन कर देंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। जैसे हम सबसे पहले देखते हैं मगध। तो मगध देखते हैं जो सबसे प्रभावशाली था, मगध महाजनपद। और मगध महाजनपद की राजधानी थी गिरिव्रज, गिरिव्रज। और इसे हम राजगिरी भी कहते हैं, राजगिरी। और वर्तमान में इसका नाम है पटना। वर्तमान में पटना और गया भी इसमें है, पटना गया। तो अब देखते हैं नेक्स्ट, दूसरा देखते हैं कौन सा इम्पोर्टेंट है। दूसरा है अंग। अंग की राजधानी थी चंपा। तो दूसरा महाजनपद है अंग और उसकी राजधानी थी चंपा, और बिहार के भागल और मुंगेर जिले इसमें शामिल थे। तो फिर देखते हैं कौशल। कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती या अयोध्या, श्रावस्ती और अयोध्या था। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश इसमें शामिल था जो कौशल था। अब देखते हैं काशी। काशी भी बहुत इम्पोर्टेंट है। काशी की राजधानी थी वाराणसी, और इसमें वाराणसी ही शामिल था। नेक्स्ट है मल्ल। जो चौथा है मल्ल है, और मल्ल का जो था कुशीनगर राजधानी थी, कुशीनगर या पावा, कुशीनगर या पावा। अब नेक्स्ट देखते हैं कुरु। तो कुरु का इंद्रप्रस्थ, तो आप इंद्रप्रस्थ जानते ही हैं, महाभारत में इसका उल्लेख भी मिलता है इंद्रप्रस्थ का। और नेक्स्ट है सूरसेन। सूरसेन का मथुरा, सूरसेन की मथुरा थी राजधानी।
फिर और हम अगर बताएं तो वज्र का है वैशाली, मल्ल का है कुशीनगर, चेद का है शुक्तिमती, और गांधार इसमें है, गांधार भी देख लेते हैं। गांधार की जो थी राजधानी, गांधार की राजधानी थी ताक्षशिला, ताक्षशिला। काबुल और इसमें रावलपिंडी के बीच होता था ताक्षशिला। और एक है कंबोज, कंबोज, कंबोज की राजधानी क्या थी? लाजपुर, लाजपुर। नेक्स्ट देखते हैं अब आगे। रामगुप्त किसका पुत्र था? तो रामगुप्त पुत्र था समुद्रगुप्त का। नेक्स्ट है 346वां क्वेश्चन, गुप्त वंश का सबसे कमजोर शासक कौन था? तो गुप्त वंश का जो सबसे कमजोर शासक हुआ था उसका नाम था रामगुप्त, जिसका समुद्रगुप्त का पुत्र था रामगुप्त। नेक्स्ट है रामगुप्त की हत्या किसने की थी? तो रामगुप्त की हत्या की थी चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय कौन था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय था रामगुप्त का छोटा भाई। रामगुप्त कौन था? तो समुद्रगुप्त का पुत्र था। रामगुप्त की मृत्यु के बाद मगध के गद्दी पर कौन बैठा? तो रामगुप्त की मृत्यु के बाद मगध की गद्दी पर बैठा चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने मगध की गद्दी पर अपना अधिकार कब जमाया? 380 ईस्वी में चंद्रगुप्त द्वितीय ने मगध की राजगद्दी पर अपना अधिकार जमाया। विक्रमादित्य के नाम से किस शासक को ख्याति मिली? चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के शासक के रूप में ख्याति मिली। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि प्रदान की। नेक्स्ट है 352वां क्वेश्चन, चंद्रगुप्त के दरबार का महान कवि का नाम क्या था? तो चंद्रगुप्त के दरबार का जो महान कवि था उसका नाम था महाकवि कालिदास। नेक्स्ट है 353वां, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपना पहला राजधानी कहाँ बनाया? तो पाटलिपुत्र को बनाया पहली राजधानी चंद्रगुप्त द्वितीय ने। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी दूसरी राजधानी कहाँ बनाई? तो दूसरी राजधानी बनाई थी उज्जैनी। और नेक्स्ट है देखते हैं और जो 16 महाजनपद में आवंती थी उसकी राजधानी थी उज्जैनी या महिष्मती। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त द्वितीय की महारानी का नाम क्या था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय की महारानी का नाम था ध्रुव स्वामिनी। जयशंकर प्रसाद की रचना भी है, ध्रुव स्वामिनी आप पढ़े होंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन बना? तो चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी बना कुमारगुप्त प्रथम। समुद्रगुप्त और स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी यह सभी जयशंकर प्रसाद की रचना है। कुमारगुप्त प्रथम का अन्य दूसरा नाम क्या था? तो कुमारगुप्त प्रथम का अन्य नाम दूसरा नाम था महेंद्र द्वितीय। महेंद्र द्वितीय। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी कुमारगुप्त ने, जिसे बहलोल लोदी ने तोड़ा था। नेक्स्ट है 364वां क्वेश्चन है, कुमारगुप्त का शासनकाल किस लिए प्रसिद्ध था? तो कुमारगुप्त का जो शासनकाल था वह प्रसिद्ध था शांति और समृद्धि के लिए। कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? तो कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी था स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो 455 से रहा है 467 तक। स्कंदगुप्त ने सौराष्ट्र गवर्नर किसे बनाया था? तो प्रणदत्त को बनाया था स्कंदगुप्त ने सौराष्ट्र का गवर्नर प्रणदत्त। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो गुप्त वंश का अंतिम शासक था भानुगुप्त। गुप्त काल में ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो सबसे छोटी इकाई थी, यहाँ पर हमने लिया ही नहीं। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर छोड़ते हैं 364 को। देखते हैं 365। गुप्त काल में ग्राम सभा के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो ग्रामिक कहा जाता था। गुप्त काल में ग्राम सभा के मुखिया को, जिसे आज हम प्रधान कहते हैं। नेक्स्ट है
366 ग्राम सभा के अन्य सदस्यों को क्या कहा जाता था? तो ग्राम सभा के अन्य सदस्यों को कहा जाता था 72। ग्राम सभा के छोटी इकाई क्या कहलाती थी? तो पेठ कहलाती थी ग्राम सभा की छोटी इकाई। इसमें प्रशासन की जो भूमिका थी वह भी पूछा जाता है, जैसे अकबर के प्रशासन की और शिवाजी के जो उनके बारे में पूछा जाता है कि कौन कौन अष्टछाप किसे कहा जाता है, कई बार पूछा गया है। और देखते हैं नेक्स्ट, सर्वप्रथम भारत को इंडिया के नाम से किसने संबोधित किया है? तो उत्तर यूनानियों ने किया है। चावल के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो रंगपुर एवं लोथल से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है, वर्धन वंश की राजधानी क्या थी? तो थानेश्वर थी वर्धन वंश की राजधानी। नेक्स्ट है, मेसोपोटामिया का अर्थ क्या है? तो दो नदियों के बीच की भूमि है मेसोपोटामिया का अर्थ। चाक का आविष्कार किस काल में हुआ था? नवपाषाण काल में। नेक्स्ट है, श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? तो श्रीनगर की स्थापना की थी अशोक ने बितिस्ता नदी के तट पर श्रीनगर की स्थापना की थी अशोक ने। महावीर के 11 शिष्य क्या कहलाते थे? तो महावीर के 11 शिष्य कहलाते थे गणधर। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक दक्षिणी पुरा स्थल कौन सा था? दाइमाबाद, अहमदनगर, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट देखते हैं, होयसल वंश की राजधानी क्या थी? होयसल के वंश की राजधानी थी द्वार समुद्र। नेक्स्ट है, गंगों की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? तो कोलर थी गंगों की प्रारंभिक राजधानी। चौथा बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में हुआ था? कनिष्क के शासनकाल में हुआ था चौथी बौद्ध संगीत। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? तो पृथ्वीराज रासो के रचयिता हैं चंद्रवर्दई। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे कपिल मुनि। चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत कब आया था? तो चीनी यात्री ह्वेनसांग आया था 630 से 644 ईस्वी के बीच। ह्वेनसांग आया था हर्षवर्धन के समय, जो अंतिम हिंदू सम्राट था हर्षवर्धन। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? तो समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी था चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। जैन धर्म के दो संप्रदाय कौन थे? श्वेतांबर और दिगंबर। नेक्स्ट है, आग का आविष्कार किस काल में हुआ? तो आग का आविष्कार हुआ था पुरापाषाण काल में। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक पूर्वीय स्थल कौन था? तो पूर्वीय स्थल था आलमगीरपुर, मेरठ, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है, अभी सिंधु घाटी सभ्यता के जो एक करंट न्यूज है उसमें मिला है भेड़ का साक्ष्य, भेड़ के मांस का साक्ष्य और सुअर का और मुर्गे का, बकरी का मिला है कि वहाँ के लोग खाते थे मीट और सेवन करते थे मांस का। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है सरस्वती को। गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था? तो गढ़वाल वंश का संस्थापक था चंद्रदेव। मनुस्मृति किस वंश के समय में लिखी गई थी? तो शुंग वंश के समय में लिखी गई थी मनुस्मृति, जो सबसे पहली स्मृति माना जाता है। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? तो महावीर का प्रथम अनुयायी था उनका दामाद जमाली। सेन वंश का संस्थापक कौन थे? तो सेन वंश का संस्थापक था सामंत सेन। गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम था शुद्धोधन। चोल वंश का अंतिम राजा कौन था? तो चोल वंश का अंतिम राजा था राजेंद्र द्वितीय। राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था? तो राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक था दंती दुर्ग। भारत का प्रसिद्ध राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो भारत का जो राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते वह लिया गया है मुंडकोपनिषद से। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो महावीर जैन को वास्तविक संस्थापक माना जाता है जैन धर्म का। द्वितीय जैन सभा कब आयोजित की गई थी? तो 512 ईस्वी में आयोजित की गई थी द्वितीय जैन सभा। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो अष्टाध्यायी के लेखक हैं पाणिनि।
जो व्याकरण पे लिखी पुस्तक है अष्टाध्यायी। तंत्र मंत्र वाला वेद कौन सा माना जाता है? तो अथर्ववेद को माना जाता है तंत्र मंत्र वाला वेद। अशोक के पिता का क्या नाम था? तो अशोक के पिता का नाम था बिंदुसार। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो राखाल दास बनर्जी और दयाराम साहनी ने की थी 1922 में। नेक्स्ट देखते हैं बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम सर्व महिला कौन थी? तो नेक्स्ट है गौतम बुद्ध की सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था बौद्ध संघ में सर्वप्रथम प्रवेश महिला के तौर पर। चौथी बौद्ध संगीत किसके अध्यक्षता में हुई थी? वसुमित्र एवं वसुघोष के अध्यक्षता में हुई थी चौथी बौद्ध संगीत। नेक्स्ट है सामवेद का अर्थ लेखक, सामवेद का प्रथम लेखक किसे माना जाता है? तो जैमिनी को माना जाता है सामवेद का प्रथम लेखक। नेक्स्ट है आदि मानव द्वारा सर्वप्रथम पालतू बनाया गया जानवर कौन सा था? तो आदि मानव द्वारा बनाया गया जो सबसे पहले जानवर था पालतू था वह कुत्ता था। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है सबसे प्राचीन वेद। कनिष्क की दूसरी राजधानी क्या थी? तो मथुरा थी कनिष्क की दूसरी राजधानी। नेक्स्ट है पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो पाल वंश का संस्थापक था गोपाल। नेक्स्ट है भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो राजा ययाति केसरी ने कराया था लिंगराज मंदिर का निर्माण उड़ीसा के भुवनेश्वर में। महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंध रखते थे? शाक्य वंश से। कल्याणी के चालुक्य वंश की संस्थापना किसने की थी? तो तैलप द्वितीय ने की थी कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना। द्वितीय जनसभा कहाँ पर आयोजित हुई थी? तो द्वितीय जनसभा आयोजित हुई थी वल्लभी में, गुजरात में है। नेक्स्ट है भारत में शिलालेख का प्रचलन किसने शुरू किया था? तो भारत में जो शिलालेख का प्रचलन शुरू किया था सम्राट अशोक ने। जैन धर्म में जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? तो जैन धर्म में जीवन का अंतिम लक्ष्य है निर्वाण की प्राप्ति। पल्लव वंश का संस्थापक तथा प्रथम संस्थापक शासक कौन था? तो सिंह विष्णु था पल्लव वंश का संस्थापक। निर्वाण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जो जैन धर्म में अंतिम लक्ष्य होता है तो दीपक का बुझ जाना होता है निर्वाण की प्राप्ति। नेक्स्ट है प्रथम जैन सभा कब आयोजित की गई थी? तो प्रथम जैन सभा आयोजित की गई थी 322 से 298 ईसा पूर्व में। खरोष्ठी लिपि किस प्रकार से लिखी जाती है? तो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है खरोष्ठी लिपि। और विख्यात तट मंदिर को किसने बनवाया था? तो विख्यात तट मंदिर को बनवाया था पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। धौलावीरा का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है सफेद धुआं। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवी की पूजा करते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवी की पूजा करते थे? मातृ देवी की। नेक्स्ट है पार्श्वनाथ के 4 महाव्रतों में 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य किसने जोड़ा था? तो 5वां ब्रह्मव्रत जोड़ा था महावीर स्वामी जी ने। चौथी बौद्ध संगीत कब हुई थी? तो पहली शताब्दी में हुई थी चौथी बौद्ध संगीत। नेक्स्ट है अशोक को अन्य किस नामों से जाना जाता था? तो देव नाम प्रिय और प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता था अशोक को। आर्य लोग भारत कहाँ से आए थे? तो मध्य एशिया से आए थे आर्य लोग। श्वेतांबर के संस्थापक कौन थे? तो स्तूलभद्र थे श्वेतांबर संप्रदाय के संपादक। नेक्स्ट है हर्यक वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक कौन था? तो बिंबिसार था हर्यक वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक। शुंग वंश, यहाँ पर शुंग नहीं, शुभ नहीं है, यहाँ पर शुंग है। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो पुष्य मित्र शुंग था शुंग वंश का संस्थापक। चौहान वंश का अंतिम शासक कौन था? तो चौहान वंश का अंतिम शासक था पृथ्वीराज तृतीय। मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखी गई है? तो विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई है मुद्रा राक्षस। नेक्स्ट है 63वां नंबर, महात्मा बुद्ध का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो महात्मा बुद्ध का प्रतीक चिन्ह है घोड़ा। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे?
तो पार्श्वनाथ थे 23वें तीर्थंकर। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव किसके पराजित कर रखी थी? तो घनानंद को पराजित कर रखी थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव, यहाँ पर धनानंद नहीं है, यहाँ पर नाम है घनानंद। घनानंद। लोथल किस नदी के तट पर है? तो लोथल है गुजरात में भगोवा नदी के तट पर। ऋग्वेद में बाद में जोड़े गए मंडल कौन कौन से हैं? पहला एवं 10वां मंडल है ऋग्वेद में जोड़ा गया नया मंडल। अशोक का नाम अशोक किस अभिलेख में मिलता है? तो अशोक का नाम अशोक मिलता है मस्की एवं गुर्जर अभिलेख में। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बृहदत्त था मौर्य वंश का अंतिम शासक। आर्यों का प्रिय पशु कौन था? तो आर्यों का जो प्रिय पशु था घोड़ा था। शून्यवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो शून्यवाद के प्रतिपादक थे नागार्जुन। नेक्स्ट है द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? निम्बकाचार्य थे द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक। कुषाण वंश का अंतिम राजा कौन था? तो कुषाण वंश का अंतिम राजा था वासुदेव। नेक्स्ट है कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो कलिंग युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व में। महाबुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? तो महाबुद्ध के वृद्ध के जो घटना गृह त्याग की घटना है वह कही जाती है महाभिनिष्क्रमण काल। नेक्स्ट है महाबलीपुरम के एकाश्मक रथ का निर्माण किसने कराया था? तो पल्लव राजा नरसिंह वर्मन द्वारा कराया गया था। पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा कराया गया था रथों का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा को मेसोपोटामिया का उपनिवेश किसने कहा था? तो हड़प्पा को मेसोपोटामिया का उपनिवेश कहा था हिटलर ने। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अध्यक्ष कौन बना था? तो जैन संघ अध्यक्ष बना था महावीर के मृत्यु के बाद शुद्ध वर्मन ने। आर्यों का प्रिय देवता कौन था? तो आर्यों का जो प्रिय देवता थे इंद्र थे। गीत गोविंद किसके द्वारा लिखी गई है? तो गीत गोविंद लिखी गई है जयदेव के द्वारा। कल्पसूत्र किस भाषा में लिखा गया है? तो संस्कृत में लिखा गया है कल्पसूत्र। कर्ण वंश का संस्थापक कौन था? तो वासुदेव थे। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? साम वेद को। गौतम बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम था यशोधरा। नेक्स्ट है दिल्ली नगर की स्थापना किसने की थी? तो तोमर नरेश अंगपाल ने की थी दिल्ली नगर की स्थापना। और दिल्ली जो भारत की राजधानी बनी है 1911 में। अंतिम गुप्त शासक कौन था? तो भानुगुप्त था अंतिम गुप्त शासक। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो मेगास्थनीज था सेल्यूकस निकेटर का। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त। आदि मानव ने सर्वप्रथम क्या सीखा था? तो आदि मानव ने सर्वप्रथम सीखा था आग जलाना। नेक्स्ट है भारत में चिश्ती सिलसिले की शुरुआत किसने की थी? तो भारत में चिश्ती सिलसिले की शुरुआत की थी ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने, जिसे हम कहते हैं गरीब नवाज। तो इनका अन्य नाम है, इन्हें संबोधित किया जाता था गरीब नवाज के नाम से। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त ने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी कौन था? जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी था मेगास्थनीज। पांडवों का राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र कौन था? मादुरई। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पाई नगर कौन सा है? तो धौलावीरा है सबसे बड़ा हड़प्पाई नगर। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? गोपाल ने। भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है किस काल को? गुप्त काल को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कहाँ हुआ था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? 345 ईसा पूर्व में। विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था राणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ में, राजस्थान में। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो गौतम थे न्याय दर्शन के प्रवर्तक। इस्लाम धर्म का संस्थापक कौन थे? इस्लाम धर्म संस्थापक थे हजरत पैगंबर साहब मोहम्मद साहब।
हड़प्पावासी तौल में किस प्रकार से व्यवहार करते थे? तो 16 या उसके आवर्तों का। बिंबिसार के समय मगध की गद्दी राजगद्दी क्या थी? राजधानी क्या थी? गिरिराजगिरी। सामवेद में मंत्रों की संख्या कितनी है? तो सामवेद में जो मंत्रों की संख्या है 1549 है। तो बस दोस्तों यहाँ पर हम 120 तक देख लेते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा जा रहा है इसलिए हम इसे रोकना पड़ेगा। ऋग्वेद में यमुना नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है? तो ऋग्वेद में यमुना नदी का उल्लेख हुआ है 3 बार। यहाँ तक हमने किया था 103 तक। अब देखते हैं गुर्जर अभिलेख में कहाँ से प्राप्त हुआ है? मध्य प्रदेश से गुर्जर अभिलेख प्राप्त हुआ है। भूमि देने की सामंती प्रथा को किसने प्रारंभ किया था? तो भूमि देने की सामंती प्रथा को प्रारंभ किया था हर्ष ने। सिंधु सभ्यता के समूचे क्षेत्रफल आकार कैसा है? तो त्रिभुजाकार है। ऋग्वेद में यमुना नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है? 3 बार। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महावीर का जन्म कब और कहाँ पर हुआ था? तो 540 ईसा पूर्व में हुआ था, वैशाली के कुंडग्राम में। सातवाहन वंश की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी? शिमिक द्वारा। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब और कहाँ पर हुई थी? तो 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में। सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध को क्या कहा जाता है? तो हाइडेस्पीज युद्ध के नाम से जाना जाता है, जो विचेस्ता और झेलम का युद्ध के नाम से जाना जाता है। बिंदुसार को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो अमित्रघात के नाम से या अमित्रकोरस के व सिंहसेन के नाम से जाना जाता है। महावीर के दामाद का नाम क्या था? तो जमाली। तीसरी बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में हुई थी? अशोक। सबसे प्राचीन एवं प्रमाणित समृद्धि कौन सी है? मनुस्मृति। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा जा रहा है इसलिए हम इसे यहाँ पर ब्रेक करते हैं। तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।